पहला सवाल है, आज के राष्ट्रीय अखबार में एक खबर छपी जिसमें कहा गया आपने सीबीडीटी सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस को एक पत्र लिखा। यह पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? देखिए, 2013 और 2014 में इनकम टैक्स और सीबीआई ने बिरला के घराने के ऊपर और सहारा के घराने के ऊपर कुछ इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड करी। उस रेड में, बिरला की रेड में 25 करोड़ कैश पकड़ा गया और काफ़ी सारे दस्तावेज पकड़े गए। उनके जो उच्चतम अधिकारी थे उनके कंप्यूटर भी सीज करे गए। उसके अलावा जो सहारा की रेड थी उसमें 135 करोड़ कैश पकड़ा गया और कई सारे दस्तावेज पकड़े गए, जिसमें कि बहुत सारे पेमेंट्स, दोनों बिरला और सहारा वाले में दस्तावेजों में बहुत सारे पेमेंट्स कैश में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो कि उस समय मुख्यमंत्री रहे थे अलग अलग राज्यों के, उन लोगों को देते हुए दिखाया गया है। जो सहारा के दस्तावेज पकड़े गए उसमें तो बहुत डिटेल में लिखा है कि किस किस डेट में कितना कितना अमाउंट किस किस के हाथ में दिया गया और कौन उसको देने गया था उनके हाथ में। लेकिन उसके बाद भी ये सब दस्तावेज पकड़े जाने के बाद भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हवाला वाले, जैन हवाला डायरी वाले केस के तहत अगर इस तरह के दस्तावेज पकड़े जाते हैं तब फिर उसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना सारा करोड़ों में पैसा आप ऐसे मुख्यमंत्री जैसे लोगों को दे रहे हैं तो ये तहकीकात होनी चाहिए कि उसके पीछे क्या चीज़ थी, क्यों ये पैसा दिया गया, किस वजह से दिया गया। लेकिन उसकी बगैर तहकीकात करे ऐसा लगता है कि उन दस्तावेज़ों को दबा दिया गया। और उस समय मुझे ये जानकारी मिली थी कि इसके दबाने के पीछे एक इनकम टैक्स के बहुत उच्चतम अधिकारी थे, केवी चौधरी साहब, जो कि इन्वेस्टिगेशंस को हेड कर रहे थे और पिछले साल जून में उनको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चीफ विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया, जो कि सीबीआई को भी सुपरवाइज करता है। तो देश की सबसे अहम एंटी करप्शन एजेंसी आप कह सकते हैं, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसका अध्यक्ष उनको बना दिया गया। और ये मुझे जानकारी मिली थी कि शायद इसीलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने बिरला और सहारा के जो दस्तावेज पकड़े गए थे उनको दबा दिया। तो जब मेरे पास ये दस्तावेज आए अक्टूबर के महीने में, किसी विसल ब्लोअर ने मुझे ये दस्तावेज दिए बिरला और सहारा वाले, तब मैंने पहले तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ब्लैक मनी एसआईटी और इन सब को चिट्ठी लिखी कि भाई देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसमें कि इतने सारे पेमेंट्स बड़े बड़े लोगों को दिए गए हैं और इसलिए इसको तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए थी, क्रिमिनल जांच होनी चाहिए थी सीबीआई के द्वारा या कोई एसआईटी के द्वारा, और वो जांच करवाए बगैर इन डॉक्यूमेंट्स को दबा दिया गया। तो अब आप इसकी जांच करवाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी आज तक उसमें कोई जांच हो पाई। तो जब ये दिखने लगा कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले, तब मैंने हताश होकर सुप्रीम कोर्ट में एक आज अर्जी दाखिल करी है कि भाई इसकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुपरवाइज करी हुई एक पूरी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए कि ये पेमेंट्स क्यों दिए गए, किस किस को दिए गए, इसके पीछे क्या कारण थे वगैरह वगैरह। और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इन कागज़ों को दबाया किसने, क्योंकि हम लोगों ने ये जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं चौधरी साहब, इनका अपॉइंटमेंट चैलेंज किया हुआ है, एक दूसरे विजिलेंस कमिश्नर का भी चैलेंज किया हुआ है। वो हमारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, उसी में हम लोगों ने एप्लीकेशन आज फाइल करी है। दूसरा क्वेश्चन है, रिपोर्ट में यह भी कहा
कि ये आम आदमी पार्टी के पास पहले से ये खबर जून में चली गई थी और उसके बाद उन्होंने कुछ इस पे एक्शन नहीं लिया, और आज अरविंद केजरीवाल विधानसभा में भी इस पे कुछ बात किया, तो क्या ये मामला एक ही है या उनकी बात अलग थी? ऐसा लगता है कि विधानसभा में भी उन्होंने आज कुछ इन्हीं दस्तावेजों का जिक्र किया, और ये बात सही लगती है कि जून से उनके पास ये दस्तावेज थे। उन्होंने जून से अब तक इस पर क्यों कुछ नहीं किया, इसका क्यों खुलासा नहीं किया, मैं ये नहीं कह सकता कि उसके पीछे उनका क्या कारण था। वो वही बता पाएंगे। सीबीडीटी के अलावा कोई और एजेंसी को भी आपने बताया कि पत्र लिखा है, तो उनके तरफ से कोई कार्रवाई या कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, जैसे मैंने बोला, मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एसआईटी ऑन ब्लैक मनी, और आखिर में सेटलमेंट कमीशन, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन को भी यही इसी तरह की चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह भी बोला है कि सहारा और बिरला दोनों इसको सेटल कराने के लिए सेटलमेंट कमीशन गए हुए हैं, और अगर आप सेटल कर देंगे तो इनको दस्तावेज वापस कर दिए जाते हैं। ये दस्तावेज बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, तो इसलिए आप ये दस्तावेज इनको वापस ना करें। ये सेटलमेंट कमीशन को मैंने चिट्ठी लिखी थी अभी 8 तारीख को। सरकार द्वारा भी नोटबंदी का फैसला कहीं आपके द्वारा लिखे गए इस पत्र का प्रभाव तो नहीं है, दबाव में आके उन्होंने ऐसा फैसला लिया? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सरकार का नोटबंदी का फैसला इस मेरी जो कंप्लेंट थी सीबीसी और एसआईटी वगैरह को, उससे प्रभावित है कि नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि देखिए, ये नोटबंदी का फैसला बहुत हड़बड़ी में लिया गया है। इसकी कोई तैयारी नहीं करी गई, क्योंकि तैयारी के लिए अगर आप 86% करेंसी जो कि 500 और 1000 के नोट में थी, उसको अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो आपको उसके लिए ऑल्टरनेटिव करेंसी तैयार रखनी थी। वो तैयार नहीं रखी गई। आपने जो एटीएम मशीन्स हैं उनको कैलिब्रेट नहीं किया जिससे कि वो नए नोट जारी कर सकें, और उस बगैर तैयारी के बहुत हड़बड़ी में ये फैसला ले लिया गया, जिसकी वजह से आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आज आम आदमी तड़प रहा है, सुबह से रात तक लाइन में खड़ा रहता है और फिर भी उसको पैसे नहीं मिल पाते, अपने ही पैसे नहीं मिल पाते, जबकि उसके पास जो पैसे थे 500 और 1000 के नोट में वो सब बेकार हो गए। क्योंकि आज तो 500 और 1000 के नोट हर एक आम आदमी के पास हैं। पहले जब ये डिमोनेटाइजेशन का फैसला सन 78 में हुआ था, उस समय 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स का डिमोनेटाइजेशन किया गया था। उस समय 1000, 5000 और 10,000 के नोट तो आम आदमी के पास होते ही नहीं थे, बहुत ही खास लोगों के पास थे, तो इसलिए उससे आम आदमी प्रभावित नहीं हुआ था। लेकिन आज तो हर आम आदमी इससे प्रभावित है, और बगैर तैयारी के आपने इतना हड़बड़ी में ये फैसला ले लिया, तो इससे ये आशंका उठती है, और कुछ लोगों ने ये बात का जिक्र किया भी है आकर मुझसे कि शायद इसके पीछे, इस हड़बड़ी में ये फैसला लेने के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है कि इनको लगा कि भाई अब कोर्ट में मामला आएगा तो ये खुलासा होगा कि भाई कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से बड़े बड़े लोग हैं जिनको इतना इतना पैसा दिया गया। आपके पत्र का सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है, कोई कार्रवाई होगी, एजेंसी की तरफ से कुछ पत्राचार हुआ है आपका? नहीं, सिर्फ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से एक जवाब आया था ये पूछने के लिए कि आप बताइए कि क्या आप ही ने ये पत्र लिखा है। वो भी 10 दिन के बाद उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि क्या आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आप ही ने ये कंप्लेंट भेजी है। तो मैंने तुरंत उसका जवाब दे दिया कि हाँ, मैंने ही भेजी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई तो दिख नहीं रही। इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है, कुछ बड़े नेता और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो क्या इतना आसान होगा जांच एजेंसियों के लिए जांच करना? यही तो सारी प्रॉब्लम है कि इसमें इतने बड़े बड़े लोगों के नाम हैं कि इसका जिस दिन पूरा खुलासा होगा
उस दिन इस सरकार को और जो इस सरकार के जो मुख्य लोग हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और यही कारण है कि अभी तक सब जगह इसको दबा दिया गया, क्योंकि सरकार के इतने पावरफुल लोग, सबसे पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इतना रुपया। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई हमने नोटबंदी से एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी काला धन के खिलाफ, वो बिल्कुल देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होती तो जिनके पास काला धन था उनको पकड़ते। आम आदमी के ऊपर आपने कारपेट बॉम्बिंग कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है काले धन के खिलाफ, ये कारपेट बॉम्बिंग है आम आदमियों के ऊपर। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक अगर आपको करनी थी तो जिन लोगों के आपके पास ठोस दस्तावेज थे, मैंने सरकार को पिछले साल जुलाई के महीने में 2 चिट्ठियां लिखी थी। एक मुकेश अंबानी की कंपनियों में 6,500 करोड़ रुपया सिंगापुर की एक बोगस कंपनी के द्वारा आया। उसी तरह से अनिल अंबानी के कंपनियों में $750 मिलियन एक और बोगस कंपनी सिंगापुर से उसके द्वारा आया। साफ है कि ये काला धन था जो कि अपनी कंपनियों से चुराया गया था, बाहर ले जाया गया था और वहां से लॉन्डर करके अपनी कंपनियों में वो लोग ले आए थे। लेकिन उसमें तो कुछ किया नहीं गया, उसके खिलाफ कुछ किया नहीं गया। इसी तरह से सीएजी ने रिलायंस के खिलाफ कि ये लोग ओवर इनवॉइसिंग से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अडानी के खिलाफ कि ये लोग कोयले के इंपोर्ट में ओवर इनवॉइसिंग करके देश से बाहर पैसा ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। रिलायंस ने ओएनजीसी के 7.5 करीब 10,000 करोड़ गैस की चोरी कर ली, जिस पर कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई, जस्टिस शाह की रिपोर्ट आ गई, उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जो पनामा पेपर्स में जो नाम आए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जो पहले स्विस बैंक्स वगैरह में नाम आए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी तो उन लोगों के खिलाफ स्ट्राइक करते, उसमें तो बहुत ज्यादा काला धन आपके हाथ में आ जाता। लेकिन वो आपने पार्टिसिपेटरी नोट्स, जो एक जरिया है स्टॉक मार्केट में अवैध पैसा इन्वेस्ट करने का, उसको बंद नहीं किया। जबकि उनसे ये बोला गया था कि भाई ये लाखों करोड़ रुपया पार्टिसिपेटरी नोट्स के द्वारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, जो कि अवैध पैसा है, क्योंकि उसके जो होल्डर्स हैं उनका पता नहीं लगता। आपने जो हॉट मनी जो टैक्स हेवन से एफडीआई के नाम पर इंडिया में आता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि भाई आपने ये नोटबंदी से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आपको जब आपके खुद के लोग जब पकड़े जाते हैं करोड़ों रुपया लेते हुए सहारा के द्वारा, बिरला के द्वारा, उनके खिलाफ आप कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते और आप कहते हैं कि भाई हमने नोटबंदी से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? किस तरह का ढोंग रच रहे हैं? और इस ढोंग के लिए आप सारे इस देश के सारे आम आदमी को त्रस्त कर रहे हैं, जो कि आज पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। लोग सुबह से शाम तक अपनी नौकरी छोड़कर, दिहाड़ी छोड़कर लाइन में क्यू में खड़े रहते हैं और फिर भी उनको पैसा नहीं मिलता। हमारे व्यूअर एक क्वेश्चन पूछे इस पे, और आगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है? नहीं, अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये सहारा और बिरला वाला। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे तय करेगा कि इस पे कायदे से सुप्रीम कोर्ट ने जैन हवाला डायरी जब रिकवर करी गई थी तब कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा कराया था। इसमें भी कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ही होना पड़ेगा, क्योंकि कोई सरकारी एजेंसी इसमें कोई क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। और ये इसी से साफ है कि भाई सीबीआई ने रेड करी बिरला के ऊपर और ये दस्तावेज रिकवर किए, और फिर सीबीआई ने कुछ ना करते हुए वो सारे दस्तावेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिए, और इनकम टैक्स ने भी मामला बस रफा दफा कर दिया, कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस सीबीआई को नहीं भेजा। तो इसलिए ये साफ है